हम लोग कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे फॉर कंबाइंड एक्सरसाइज लाइक एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3, जो भी आपके लिए टफ हो सकता है डेफिनेटली आई विल कवर दैट, एंड रेस्ट जो भी आपको दिक्कत आता है तो प्लीज आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, है ना। लाइव क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बेटा ड्यू टू नेटवर्क, ओके। सो जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, है ना। बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग एक वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट वी विल आल्सो सी, दैट इज अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं एक्सरसाइज 1 के, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो कि आपके लिए टफ हो सकता है ना। रिमेनिंग क्वेश्चन जिसने भी लास्ट के 3 लेक्चर्स और नहीं देखे 1, 2, है ना, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं काइंडली गो एंड वॉच इट कंप्लीटली सिंस ऑल दीज लेक्चर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 वी हैव ऑलरेडी डन, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले, बाकी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ये 12 में प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि कभी भी आपसे पूछे कि कोई भी टर्म कौन सा टर्म है ना। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जीरो इज विच टर्म, जीरो कोई टर्म है लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा टर्म है, तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, n इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d, और जो टर्म पूछा जाता है वही an होता है। दैट इज यहाँ पर जो केस है, पेज नंबर दैट इज 110 ऑफ योर बुक, -47 रख दोगे। a की वैल्यू आपको पता है 18, n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, एंड d आप निकाल सकते हो कैसे। आपके पास जो AP दिया है बेटा वो क्या क्या दिया है, 15 1/2 इस फ्रैक्शन के फॉर्म में और मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। कुछ नहीं करना है, a टर्म तो यही हो गया a, है ना। d के लिए आपको क्या करना है, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो आप देख सकते हो 15 1/2 माइनस 18, जब आप मिक्स फ्रैक्शन को जैसे आप सॉल्व करते हो कैसे, 2 15 या 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस 18, एंड देन यू विल टेक एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे बेटा तो दिस विल रिमेन 31 एंड दिस विल बी व्हाट विल बी द आंसर 36, सो योर आंसर विल बी -5/2। सो डी की वैल्यू जो आएगी आपकी -5/2 आ रही है ना। सो यहाँ पर आप वही -5/2 रख दोगे एंड देन यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, है ना। -47 यहाँ -18 चला जाएगा, यहाँ पर n-1 और यहाँ पर -5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। उसके बाद फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे -14 -18 को, तो आपको क्या मिलेगा, 8 7 15 एंड 4 5 6 -65, और यहाँ पर आपको ऐसे लिख सकते हो इसको n-1, राइट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ नीचे 1 है, सो 2 5 10 एंड 2 6 12 13 130 इक्वल्स टू -5n प्लस 5, और उसके बाद फर्दर सॉल्व करके n की वैल्यू आप निकाल लोगे बेटा, दैट विल बी योर आंसर। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, अगर n की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द टर्म, वो पोजीशन रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर n की वैल्यू मान लो कि 20 ही आ गई तो 20th टर्म, ठीक है, 20th टर्म की जो वैल्यू है वो -47, n की वैल्यू कुछ भी आ सकता है, यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग इट फर्दर, ओके। सो ये हो गया। अगर n की वैल्यू बेटा इंटीजर के फॉर्म में नहीं आती है और फ्रैक्शन और पॉइंट्स में आते हैं तो डेफिनेटली इट विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि वहां पर सबसे पहले आप देख लोगे, है ना, n की वैल्यू मैक्सिमम टाइम आपको इंटीजर में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको दे दिया 31st टर्म निकालना है, 31st टर्म निकालना है, यानी A31 निकालना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A प्लस 30D अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा। इसका मतलब A की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए और D की वैल्यू हमें पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो, है ना, आप इसको निकाल सकते हो। तो उसके लिए हमें दो कंडीशन दिया हुआ है, और कौन कौन सा कंडीशन दिया हुआ है, देखो बेटा मैं डायरेक्ट अब बार बार आपको ये टर्म वाला यूज नहीं करूंगा, a प्लस n-1d नहीं बार बार यूज करूंगा। यहाँ पर हमेशा हम देखते हैं कि जो भी n की वैल्यू होती है ये n-1 हो जाता है। जैसे यहाँ 31 था
तो 31 माइनस 1 30 हो गया, तो मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा, ठीक है। सो देखो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 में 11th टर्म, तो A11 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 10D डायरेक्ट, है ना। और वो कितना दिया हुआ है आपको, 38 दिया है। और आपको एक और टर्म दिया है A16, 16th टर्म भी दे दिया है, दैट इज A प्लस 15D। और जब इसकी वैल्यू जो दी हुई है आपकी, दैट इज 73। अब आपने, हालांकि लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ लिया है कि हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन लगाओगे, क्या लगाओगे, एलिमिनेशन, या कह सकते हो कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, तो मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा, है ना। सो अगर साइन चेंज नहीं है तो आप चेंज करोगे सो दैट इट कुड एलिमिनेट, और फिर यहाँ -5D आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा कितना, जल्दी बताइए कितना आएगा, -13 माइनस 8 5 आ जाएगा, एंड 6 3 आई थिंक -35 आएगा। माइनस से माइनस कैंसल आउट, डी की वैल्यू आपकी 7, डी की वैल्यू जैसे 7 आई, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a, और 10 इंटू डी यानी 7 इक्वल्स टू 38, तो a की वैल्यू 38 माइनस 70 आएगी बेटा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए a की वैल्यू आपकी आई थिंक -32 आ जाएगा। जैसे a की वैल्यू आई और d की वैल्यू आई, जस्ट आप पुट कर दीजिए इसमें, तो a 31 की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आई थी -32 प्लस 30 और d की वैल्यू 7, सो आपका आंसर आएगा और 210, आपका आंसर A31 की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई, 178। सो दैट इज योर आंसर। सो आप ये मत सोचे कि एपी में कोई और कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो सकता, आप देखें एपी में हमने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ, जब तक आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा तब तक आप फर्दर मूव नहीं कर पाओगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, बस नंबर आई थिंक चेंज हो गया होगा, जो भी है देख लेते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी हमें दे दिया है, दैट इज 3 15 27 39 एंड एस विल बी, यानी कौन सा टर्म हमें नहीं पता, यानी हम क्या बोलेंगे, एन हमें नहीं पता, है ना। तो विच टर्म, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एन एपी, ओके, उससे पहले 14th आई थिंक बचा हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14th हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड है 15th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड 15 है, तो 14 मैं बता देता हूँ। 14th में आपको बोला है कि फाइंड द mth टर्म, mth टर्म निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस m माइनस 1d, राइट। और क्या क्या दे दिया बेटा, ध्यान से देखिए, तो हमें बोला गया है कि mth टर्म का जो है वो find the m term of an AP whose 12th term exceeds the 5th term by 14, यानी 12th टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है किससे, जल्दी बताइए किससे कर रहा है, 5th टर्म से, 5th टर्म से कितने से, 14 से, यानी 12th टर्म जो है वो 5th टर्म से 14 ज्यादा है, इसका मतलब ये है ना। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिला बेटा कि सम ऑफ बोथ टर्म्स, कौन कौन सा, A12 एंड सम ऑफ बोथ टर्म्स A12 एंड A5 आपको कितना दिया हुआ है, दैट इज 36। आपको दो इक्वेशन दिया है बेटा, आपको दो अननोन हमें वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। देखिए A12 को क्या लिख दोगे, A प्लस 11D, है ना, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D प्लस 14। फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो A से A कैंसिल हुआ, 11D माइनस 4D उधर जाएगा, तो 11D माइनस 4D 7D एंड दिस विल 14, D की वैल्यू आपकी 2 आ गई, D की वैल्यू 2 आई। फिर दूसरे से आप देखो A12 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 11D, और A5 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D, इसीलिए आपको दो इक्वेशन दिया है ताकि आप दो वेरिएबल को सॉल्व कर पाए।
ए और डी, है ना, वेरिएबल क्या है, ए एंड डी, ठीक है। एंड दिस इज 36, ए की वैल्यू a प्लस ए 2a और 11d प्लस 4d 15d इक्वल्स टू 36। जब आप d की वैल्यू 2 रख दोगे यहाँ पर तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज आई थिंक a की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 3, a इज 3। अब a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, जस्ट पुट देयर। सो am की वैल्यू, a क्या है 3, m आपको निकालना है एंड d इक्वल्स टू 2। तो आपका जब mth टर्म पूछा गया यानी m के फॉर्म में ही आंसर आएगा। सो 2m माइनस 2 दिस विल बी 1 प्लस 2m। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, जिसको हम 2m प्लस 1 भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आप देखिए a की ap दे दिया हुआ है आपको, a की वैल्यू वहां 3 हो जाएगी, d की वैल्यू आप क्या कर लोगे 15 माइनस 3 कर लोगे या 27 माइनस 15 कर लोगे तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपसे बोला गया है कि विच टर्म इज 132 मोर, यानी हमें नहीं पता कौन सा टर्म, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 में विच टर्म, इसका मतलब हमें नहीं पता, तो आप क्या करोगे ए एन, विच टर्म यानी ए एन इज 132 मोर, यानी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी ये वाला इक्वेशन आप अप्लाई कर लो, बस सिंपल। ए एन की वैल्यू निकालनी है, 132 ये रहा, ए प्लस 54 को क्या लिख सकते हैं 53d। ए की वैल्यू आप किससे निकाल लोगे, ए की वैल्यू आप ए और डी की वैल्यू आप गिवन एपी से निकाल लोगे एंड जस्ट पुट द वैल्यू, विल गेट ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू जो भी मिलेगी ए एन की, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो ए एन की वैल्यू मिलेगी बेटा वो क्या होगा, वो एक पोजीशन होगा और एन की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा, है ना, इसको ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो फर्दर। अब क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया, खैर उसी तरीके से 17th में आप 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से करोगे, वो नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर, आप अगर मैं कहूँ 17th तो कहां से स्टार्ट करोगे कि वो नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो और वो जो नंबर होने चाहिए वो 3 डिजिट होने चाहिए, क्या होने चाहिए 3 डिजिट होने चाहिए। तो पहला जो नंबर है जो कि 3 डिजिट होगा वो कौन सा होगा, आई थिंक 100 तो नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, देख लेते हैं 3 3 9 3 4, हाँ। तो यानी 102 से स्टार्ट होगा, फिर 105 आएगा, फिर 108 आएगा, देख लो 3 3 9, हाँ, यानी 3 बढ़ाते जाओ डिविजिबल निकलते जाएंगे, ठीक है। कब तक 999 तक, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है ना। तो ये 3 डिजिट तक ही नंबर होना चाहिए। देखिए आपका ए ये हो गया, डी की वैल्यू आपकी 3 हो गई, है ना, ए की वैल्यू आपका 102 हो गया। नाउ आप ए एन आपको मिल चुका है 999 लास्ट टर्म, है ना। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d निकालिए, ए एन की वैल्यू 999 रखिए, ए की वैल्यू 102, डी की वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एन की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी योर आंसर। और ये एन की वैल्यू क्या बताएगा कि कितने टर्म्स जो है 3 डिजिट नंबर वो डिविजिबल हो जाएंगे 3 से, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है बाकी सब आप करेंगे बेटा, है ना। एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, ताकि आप 19 और 21 भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पीथ टर्म दे दिया, यानी पीथ टर्म मतलब एपी, एपी जैसे nth टर्म के लिए एन कहते हैं ना, वैसे पीथ टर्म दे दिया, और वो कितना दे दिया है आपका पीथ टर्म जो दिया है बेटा वो क्यू दिया है, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस पी माइनस 1d, है ना, और वो क्या दे दिया है q दे दिया है। सिमिलरली आपको क्यूथ टर्म कितना दिया है देख लेते हैं, तो a q लिखेंगे, वो p दे दिया है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस q माइनस 1
डी और ये पी दे दिया, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको दो इक्वेशन मिल गया, बस इसको सॉल्व कर लो बेटा एलिमिनेशन से, माइनस माइनस माइनस, है ना, यहाँ पर माइनस लगेगा। ओके, सो दिस विल गेट कैंसल आउट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो p माइनस 1 डी और फिर q माइनस 1 डी इक्वल्स टू q माइनस p। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप d कॉमन आ जा रहा है, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, क्योंकि माइनस q माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए प्लस 1, है ना, d इक्वल्स टू q माइनस p। ये सब तो बेसिक है बेटा, अगर आपने लीनियर इक्वेशन किया तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस 1 से प्लस 1 गया, यहाँ पर क्या बचा, p माइनस क्यू और दिस विल बी q माइनस p। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ d की वैल्यू, तो यहाँ पर q माइनस p अपॉन p माइनस क्यू आया। आप बस माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ भी p माइनस क्यू, नीचे भी p माइनस क्यू, दिस विल गेट कैंसल आउट। आंसर क्या है, माइनस 1, यानी d की वैल्यू आपकी माइनस 1 आ गई। अब बस किसी में भी रख दो, ऊपर फर्स्ट या सेकंड में d की वैल्यू आप रख दो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए p माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 1 इक्वल्स टू q, तो a प्लस, अब देखो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1 इंटू पी माइनस पी एंड माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू q, यानी a की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ, a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1 आ रही है कि नहीं, a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1 आ गई। अब p प्लस क्यू टर्म निकालना है, तो a p प्लस क्यू, जैसे n की जगह अब क्या रख दोगे, p प्लस क्यू, तो a प्लस p, n की जगह p प्लस क्यू माइनस 1 और d, a की वैल्यू यहाँ रख दो और d की वैल्यू माइनस 1 रख दो, यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर क्या चाहिए, यहाँ पे बोल दिया गया कि आंसर शुड बी 0, तो देखना सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही बाकी सब क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करते चलो, आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 2। और एक्सरसाइज 3 के लिए तो हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया कॉन्सेप्ट ऑफ समेशन ऑफ एन टर्म्स, है ना, जिसमें कि हमने एस एन देखा था, लेकिन अभी हम एक्सरसाइज 2 के लिए कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 2 के लिए हम कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट का नाम है अर्थमेटिक मीन। क्या नाम है, अरिथमेटिक मीन, है ना, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन में बेटा आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, एवरेज की बात करता है। जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास 3 टर्म है, A1 A2 एंड A3, है ना, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है, यानी AM अगर मुझे निकालना है और ये अगर AP में है, ये अगर AP में है, तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, यानी A2, अरिथमेटिक मीन मीन्स इन तीनों की बीच की वैल्यू, तो तीनों के बीच का टर्म क्या है, A2, यानी A2 जो होगा वो कैसे निकलेगा, तो A1 प्लस A3 अपॉन 2 करो, यानी एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमीज को, यानी किनारे वालों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, यू विल गेट द अरिथमेटिक मीन। समझ में? अगर मैं कहूं कि इसको अगर मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो यानी अरिथमेटिक मीन यानी बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी की वैल्यू निकलेगी ए प्लस सी बाय 2 से, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर मैं कोई एपी लेता हूँ 1 3 एंड 5, ये एपी में है, देख सकते हो आप एपी में है कि नहीं, डिफरेंस सेम है। तो अगर 3 निकालना है तो 3 कैसे निकलेगा, 3 इज अर्थमेटिक मीन, या फिर अर्थमेटिक निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किनारे वालों को ऐड करो, यानी 1 प्लस 5 अपॉन 2, तो आपको मिडल वैल्यू मिल जा रही है, दैट इज 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो वही बोला जा रहा है, यहाँ देखो मिडल वैल्यू यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिडल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सो आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन समझ में आ गया। अब आइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस, जिससे कि आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो इसको समझने के लिए, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन जो है बेटा, है ना, थोड़ा सा कोर्स मुझे बढ़ाना है आगे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ बेटा, है ना, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1/2 एंड -1/2। यही बोला गया। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, am, और दोनों को ऐड कर दो। क्या, दोनों को ऐड कर दो। थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई थी, देखिए ध्यान से। दोनों को ऐड कर दो, यानी 1/2 फिर -1, दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड कर दो, बस खत्म। तो दोनों को ऐड किए, 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 अपॉन 2, 1 माइनस 1, 1/2 माइनस 1/2 0 अपॉन 2 दैट इज 0। यानी अर्थमेटिक मीन इन दोनों का क्या होगा, 0। यानी इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 0। तो आप देख सकते हो एक प्लस में वही नंबर है और एक माइनस में है, तो ये तो 0 तो होना ही था। अगर मैं कहूँ कि 40 किलोमीटर इधर चलो, है ना, और फिर 40 किलोमीटर इधर चलो, तो अल्टीमेटली उसी पॉइंट पे आ जाओगे क्या, तो डेफिनेटली आ जाओगे। तो इसीलिए उसका मीन क्या हुआ, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों को ऐड कर देना है ना। दो नंबर दिए हुए हैं वेरिएबल के फॉर्म में, तो ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, और फिर डिवाइड कर दो 2 से। तो -3xy प्लस 3xy कैंसल, तो जो एवरेज आया यानी अर्थमेटिक मीन आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका कि कैसे सॉल्व करना है, बस डिवाइड करते जाओ। ठीक है। क्वेश्चन अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, ये बहुत ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बोला गया अर्थमेटिक मीन, यानी एम दे दिया है, अर्थमेटिक मीन दे दिया है, और वो कितना दे दिया है, किसी भी दो नंबर का, यानी a प्लस b/2 अगर मैं कहूँ, दो नंबर कोई, है ना, अपॉन 2, तो अर्थमेटिक मीन निकलता है। किसी भी दो नंबर का सम अपॉन 2 करूं तो अर्थमेटिक मीन निकलता है, और वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, ये दे दिया है। तो इससे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या आ जा रहा है, a प्लस बी इक्वल्स टू 14। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब आपसे एक चीज और बोल दिया गया है कि उसी नंबर का प्रोडक्ट, यानी a डॉट बी, a इंटू बी, क्या दे दिया बेटा, a इंटू बी आपको 45 दे दिया गया, यानी ये दूसरा इक्वेशन दे दिया है, a इंटू बी इक्वल्स टू 45। ये दे दिया हम लोग इक्वेशन 2। दो वेरिएबल a एंड b, दो इक्वेशन आपको मिल गया, आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बेटा, यहाँ पहले वाले से a की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, 14 माइनस बी, और उसको सेकंड वाले में रख दो। तो a की वैल्यू जैसी मैं 14 माइनस बी रखता हूँ, और ये a की जगह रखा, और b तो पहली से था 45, तो आप देख रहे होगे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो मिलेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो फर्दर आप सॉल्व करोगे, है ना। इसको फर्दर अगर मैं कहूँ, -b² प्लस 14b माइनस 45 इक्वल्स टू 0, टेकिंग कैरी, मतलब माइनस ले ले रहा हूँ, है ना, माइनस क्या ले ले रहा हूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ताकि हमारा ये जो b² का जो कोफिशिएंट है वो प्लस में हो जाए, है ना। आप हालांकि दोनों सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस 45 इक्वल्स टू 0, बट ये इजी हो जाता है। ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड से, बाय स्प्लिटिंग मेथड कर सकते हो। स्प्लिटिंग मेथड से हो रहा है तो स्प्लिटिंग मेथड से करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या बाय फॉर्मूला मेथड, जो कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हो, फॉर्मूला मेथड से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा बेटा, है ना। तो इन दोनों में मेथड से करना। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की जगह बस b है। तो आपको अगर ज्यादा परेशानी हो रही है b में, तो आप इसको इस तरीके से रफ में करके b की जगह x रख के देख लो, और जहां जहां x होगा वहां b रख देना, दैट विल बी आंसर। b की वैल्यू पावर 2 है, क्वाड्रेटिक में हमेशा दो वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू विल बी करेक्ट। ठीक है। तो b की वैल्यू जैसी दो आती है, जैसे सपोज करो b की वैल्यू 1 एंड 2 आई, तो एक बार b की वैल्यू इस इक्वेशन में रखना, इसमें, है ना, दोनों सेम है, और एक बार 2 रखना, तो a की भी दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो चार वैल्यू आ जाएंगी बेटा, a के दो वैल्यू आ जाएगी, b की दो वैल्यूज आएंगी, वो चार वैल्यूज आएंगी, चारों करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। सो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज
हम्म, और अगर मान लीजिए एक कंडीशन और है, मान लीजिए कि इस बी में, है ना, इस बी की वैल्यू बेटा नेगेटिव आई तो भी आप उसको अप्रोच करके देखना, ठीक है, आंसर कैन बी करेक्ट, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखना, दिस इज योर होमवर्क, लास्ट पूरा बता दिया हूं, बस आपको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट योर आंसर, दैट्स इट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये इस एक्सरसाइज का मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है, 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -4 and 10। अब देखो अर्थमेटिक मीन को मैं थोड़ा शो करता हूं किसी से भी, जैसे कि A1 A2 से सॉल्व करता हूं, तो देखो ध्यान से, -4 और 10 के बीच में, -4 और 10 के बीच में 6 अर्थमेटिक मीन है, तो कौन कौन से देखो ध्यान से, A1 ले लेता हूं, A2 ले लेता हूं, A3, A4, A5, A6, 6 अर्थमेटिक मीन, और उसके बाद ये। तो अब मुझे बताओ 6 अर्थमेटिक मीन आए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 1 1 2 3 4 एंड 4 8, यानी n की वैल्यू 8 हो गई। ध्यान से देखो a की वैल्यू क्या हो गई, पहला वाला टर्म -4, यानी a हमें मिल गया, n मिल गया, an हमें मिला कि नहीं, an क्या होता है लास्ट टर्म, यानी 10 भी मिल गया, लास्ट टर्म भी मिल गया। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे कंडीशन रखनी है। कंडीशन क्या रखनी है बेटा, कि आपको पता है a n जो है, यहाँ n क्या है, 8 है ना, तो a 8 10 दिया हुआ है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पे आ रहा है, तो a 8 10 दिया हुआ है, तो a + 7d लिख सकते हैं इसको। यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, जब a आप यहाँ रखोगे तो -4 + 7d = 10, है ना, क्योंकि a दे दिया हुआ है ना। आप d जैसे निकल जाएगा तब बाकी सब वैल्यू आ जाएगी, तो देखो कैसे निकालते हैं, तो 7d 10 -4 उधर गया तो 10 + 4 14, और d की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो ध्यान से, d की वैल्यू 2 आ गई, तो ध्यान से देख बेटा, पहला नंबर है -4, यहाँ पर ध्यान से ऐसे देखो, पहला नंबर है -4, फिर इसमें 2 ऐड कर तो -2, फिर 2 ऐड कर तो 0, फिर 2 ऐड करो 2, फिर 2 ऐड करो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो आप देख सकते हो लास्ट वैल्यू 10 आ गई, और 6 अर्थमेटिक मीन आपके जो एजम्पशन में थे वो आपके निकल के आ गए। ये देख लो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अर्थमेटिक मीन, यानी ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ऐसे निकालना है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि ये लिखना है, तो ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो ये सेकंड टर्म हुआ ना, यानी A2। A2 कैसे निकलेगा, A + D से, A + D से निकलेगा ना। सिमिलरली A3 कैसे निकलेगा, ये वाला टर्म A + 2D से, सिमिलरली A4, सिमिलरली A5, फिर A6, फिर A7, फिर A8 तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे, ध्यान से देखो, A की जगह अगर -4 रख दिया और D की जगह अगर मैंने 2 रख दिया, तो देखो -2 आ गया, यही तो था -2। सिमिलरली यहाँ पर देखो -4 A की जगह, और 2 + 2 4, यानी 0, तो देखो आपका थर्ड टर्म, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म 0 आ गया। तो ऐसे आप 6 अर्थमेटिक मीन जो भी है वो आपको निकालना है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, समझ में आया ये क्या हुआ, ठीक है। तो आप इसको ना समझे, A1 जो ये लिखा है ना, इसको आप ना समझे कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कभी भी ये है, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है और सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि A3 लिखा है तो ये इस वाले केस में ये थर्ड टर्म हुआ, नहीं, इस वाले केस में आप गिन लो ना, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हो गया, ठीक है। थर्ड अर्थमेटिक मीन हुआ क्योंकि हमने एजम्पशन वैसा किया है,
तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, है ना। नाउ एक्सरसाइज थर्ड के क्वेश्चंस बेटा देखो कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें एक फॉर्मूला यूज करना है, करते रहना, पूछते रहना मेरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें एक फॉर्मूला बस यूज करना है, वो भी कौन सा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, बस। और दूसरा उसी में है क्या, इसी को हम क्या लिखते हैं, a प्लस एल, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिराइव करके आपको बताया था। और कुछ है ही नहीं बेटा, और बस आप करते चलो, उसमें कुछ है नहीं, एग्जाम्पल के साथ बताया था मैंने, ठीक है। तो आई होप वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाएंगे बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर, जैसे कि अगर मैं कहूँ एक दो क्वेश्चन और अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज थर्ड का फोर्थ देखो, है ना। पूछ करते जाओ बेटा, आपके पास टाइम है ना। आप बस ये मत सोचना कि अगले ही दिन आपको सबमिट करना है, करते जाओ बस, हाँ इसको कंप्लीट करना जरूरी है, तो इसको कंप्लीट करना, है ना। और जो भी डाउट हो पूछते चलो, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज थर्ड का, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फॉर एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 1। तो फर्स्ट टर्म तुम्हें दे दिया है 1 एंड लास्ट टर्म भी दे दिया है क्या, l, जो कि 11, और उसका सम, कौन किसका किसका सम, किसका सम दिया है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ n टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस हुज फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म, यानी a प्लस l का सम दे दिया है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो सम है दैट इज 36, ये आपको दे दिया है, बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो बस फॉर्मूला यूज कर लो, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, है ना। अब ध्यान से देखो, Sn तुम्हें कितना दिया है 36, सम कितना दे दिया है 36, सो 36, ठीक है। ये प्लस l लिख दिया क्या मैंने, सॉरी, सम दे दिया है ना, तो Sn है, ठीक है। 36 ये आपको दे दिया है, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू आपको 1, l की वैल्यू 11, आप n की वैल्यू निकाल दीजिए, n की वैल्यू जो भी होगी दैट विल बी योर आंसर। जैसे ही n की वैल्यू निकलेगी, मान लो कि इसका आंसर 5 आ रहा है या 4 आ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 4 या 5, जो भी n की जो वैल्यू होगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। बाकी आप लोग यूज करते चलेंगे बेटा, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए, कुछ नहीं है, सिर्फ यही दो फॉर्मूला है, और इसके एग्जांपल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिए, ठीक है। तो आई होप आप इसको खत्म कर लेंगे 3-4 दिन में, है ना। दिस आर योर होमवर्क्स, है ना। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी है रेशो या प्रोपोर्शन, ये सब हम लोग देखेंगे, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो भी हो वो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।